नाज़रीन, दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। कुछ ऐसी ताकतें इस वक्त दुनिया पर काबिज हैं जो अमन की नहीं बल्कि जंग की ख्वाह हैं। और दुनिया में एक ऐसी ही ताकत, एक ऐसी ही लॉबी, सुहूनी लॉबी है जो दुनिया का निज़ाम कंट्रोल कर रही है और वो माजी में भी कई जंगों का सबब बनी है। इससे पहले जो आलमी 2 जंगें हुई हैं उसमें भी उनका किरदार था और इस वक्त भी ये सुहूनी लॉबी दुनिया को एक नई आलमी जंग की तरफ लेकर जा रही है और इन्हीं की वजह से ये जंग होने जा रही है। इस वक्त नाज़रीन, गजा की जंग और उसके बाद यूक्रेन की जंग जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स है उसको डिटरमिन कर रही है। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसको गजा और फिर यूक्रेन की जंग डिटरमिन कर रही हैं। और इस वक्त मगरब की फौजें नाज़रीन रूस से टकराने जा रही हैं और इसकी जो एक बड़ी बैटल है वो मिडिल ईस्ट में लड़ी जाएगी। और मिडिल ईस्ट में मगरब की जो फौजें हैं, जो सुहूनी लॉबी की इन्फ्लुएंस वाली फौजें हैं, वो फलस्तीन के इत्तेहादियों के साथ टकराएंगी। इस वक्त नाज़रीन न्यूक्लियर दौड़ उरूज पर है और एक न्यूक्लियर जंग, ये जो अभी आलमी जंग होने जा रही है ये एक न्यूक्लियर जंग होगी। और आप में से कुछ लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि भाई इससे पहले तो हमने ये खबर दिया कि 96 घंटों के अंदर जंगबंदी होने जा रही है, तो ये जंगबंदी में अचानक से आलमी जंग कहां से आ गई? तो उसका भी जवाब हम आपको देंगे कि गजा में जंगबंदी और फिर आलमी जंग का ये मामला क्या है। ये सारी तफसीलात भी, मतलब उधर तो चले जंग रुकने जा रही है कि गजा में जनाब जंगबंदी हो रही है, तो फिर मिडिल ईस्ट में कौन सी बड़ी बैटल लड़ी जाने वाली है, तो ये तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। गजा जंग से अब इन सारे मामलात का क्या ताल्लुक है? क्या वाकईतन वहां पर जंगबंदी होने भी जा रही है या नहीं? अभी तो सिर्फ एक स्टेटमेंट आया ना बाइडन की जानिब से, क्या वाकईतन वहां पर होने भी जा रही है या नहीं? और फिर कितने ही सालों से वहां पर इसराइल असलहा क्यों कर स्टोर करता रहा है? ये अभी डॉक्यूमेंट सामने आया जिसमें पता चला है कि पिछले कई सालों से इसराइल वहां पर असलहा स्टोर कर रहा है। तो वो किस मकसद के लिए था? तो ये जो ताज़ा तरीन मामलात है, मैं ज़रा ग्लोबली समझाने के बाद, यूक्रेन का, यूरोप का मामला समझाने के बाद, ग्लोबली जो कुछ हो रहा है वो समझाने के बाद फिर हम गजा की जंग से और मिडिल ईस्ट में जो जंगें होने वाली हैं उसके साथ इसको रिलेट करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बड़ी रिसर्च के बाद हमने ये वीडियो बनाई है और सारी डिटेल्स हमने इकट्ठी की हैं, इसलिए इस वीडियो को आपने पूरा सुनना है और दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो गजा से रिलेटेड है, वो तमाम चीज़ें हमने निकाली हैं। इसमें चूंकि यूक्रेन जंग भी इसमें लिंक है। आप देखें ना कि इस वक्त जो फलस्तीनी कमांडर्स हैं वो कहां बैठे हुए हैं? वो मॉस्को में बैठे हुए हैं। तो मॉस्को का जवाल या मॉस्को का उरूज वो डायरेक्टली यहां पर ये जो मिडिल ईस्ट की जंग है, जो फलस्तीन और उसके इत्तेहादियों की जंग है, उस पर इंपैक्ट क्रिएट करेगा। देखें, माजी में हम क्यों नहीं आज़ादी फ़लस्तीन करवा सके? हमारे पास हथियार नहीं थे। हम और हथियार क्यों नहीं थे? क्योंकि हमें हथियार देने वाला कोई नहीं था। तो आज अगर रशिया और चाइना उनका राइज हुआ है तो हमने वहां से हथियार खरीदे, इसलिए हम इतने पावरफुल हुए हैं। हमने मगरब की टेक्नोलॉजी को मात दी है। तो इसीलिए इनका ये जो रशिया और चाइना के साथ जो कुछ हो रहा है, अगर वो राइज कर रहे हैं या उनका डाउनफॉल हो रहा है, अगर वो जंग हार रहे हैं यूक्रेन की या जीत रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो यहाँ पर हो रहा है, गजा की जंग के साथ हो रहा है। तो अब ये आलमी जंग की तरफ हम किस तरह से जा रहे हैं मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जो यूक्रेन की जंग है वो मगरब हार चुका है और मुकम्मल तौर पर हारने जा रहा है। यूक्रेन की जंग शुरू इसलिए की गई थी कि रशिया को ख़त्म करना है, यानी रशिया की जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रह गया है या वो दोबारा से राइज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जो है ना वो ख़त्म करना है। लेकिन उल्टा उसका नुकसान ये हुआ कि रशिया ज्यादा पावरफुल उसमें इमर्ज हुआ है। रशिया पर कोई ऐसी सैंक्शंस नहीं है जो ना लगाई गई हो। पूरे यूरोप ने उनसे तेल और ऑयल और एनर्जी खरीदना बंद कर दी, ट्रेड बंद कर दी, लेकिन रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मैनेज किया और वो 2 सालों से इस जंग को मैनेज कर रहा है और वो राइज कर रहा है, पावरफुल होता जा रहा है। और मतलब वो यूरोप वाले तो कह रहे हैं कि ये यूक्रेन के बाद आगे भी आएगा, हालांकि रशिया की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वो आगे नहीं जाना चाहता। ये जो यूक्रेन की जंग उसने की थी, एक इससे पहले मैं तफसीली वीडियो बता चुका हूं, अगर उसको आप रिकॉल करें तो आपको याद होगा। असल में जो यूक्रेन की जंग हुई थी वो नेटो की वजह से हुई थी कि यूक्रेन को वो नेटो मेंबर बनाना चाहते थे और रशिया उनको कई सालों से कह रहा था कि ये नेटो मेंबर यूक्रेन को ना बनाओ, आपके पास पहले ही सारा यूरोप है, तो यूक्रेन जो हमारे दरवाजे पर बैठा हुआ है इसको बनाने की क्या जरूरत है? तो ये तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। लेकिन उनका मकसद था इनको इस्तियाल दिलवाना और उनका ये ख्याल था कि ये जब जंग में जाएगा तो ये कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन वो पावरफुल होकर सामने आया। तो अब जब वो पावरफुल होकर सामने आया
तो मगरिब का वो गोल तो वो तो पूरा नहीं हुआ। इस वक्त अमेरिकी सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो असलिया बनाने वाली कंपनीज, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सुन्नी लॉबी कंट्रोल कर रही है। तो उनका वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ। ये जो आप अगर कभी ज़ानिस्ट मूवमेंट पढ़ें, अगर सुन्नी लॉबी की तहरीक पढ़ें, उनका मकसद क्या है? उसका मकसद है नोहे इंसानी को तस्खीर करना, इस पूरे आलम को तस्खीर करना, यहां पर अपना वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आना, ये उनका मकसद है। तो उसमें जो 3-4 बड़े पिलर रह गए हैं, उसमें रशिया, चाइना है, और फिर उसके साथ अब इमर्ज कर रहा है ईरान वगैरह, लेकिन मेन तो पीछे ये हैं। तो इनको तस्खीर करना उनका मकसद था, और मकसद ये था कि भाई ये जंग में जब आ जाएगा तो ये कोलैप्स कर जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब वो डायरेक्ट जो मगरब की फोर्सेस हैं, यानी जिनको आप नेटो फोर्सेस कह सकते हैं, वो अब डायरेक्ट लड़ने जा रही हैं रशिया के साथ। तो वो डायरेक्ट जब लड़ने जाएंगे तो वर्ल्ड वॉर नहीं होगा तो और क्या होगा? मैं अब बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट्स में पहले आपके सामने रखने जा रहा हूँ। प्रेसिडेंट मैक्रोन, फ्रांस का सदर, कह रहा है वेस्टर्न ट्रूप्स गोइंग टू यूक्रेन इज अ पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रूप्स विल बी ऑन द फ्रंट लाइंस अगेंस्ट रशिया। अमेरिका और पूरे यूरोप की जो फौजें हैं वो रशिया के साथ लड़ने के लिए जा रही हैं। और इस वक्त नाज़रीन जो सबसे बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है, जिसके बाद बिल्कुल मतलब जो मैं आपको कह रहा हूं ना कि बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है तीसरी आलमी जंग के हवाले से, खुलकर बातें होना शुरू हो गई हैं और खुलकर तैयारी शुरू हो गई है तीसरी आलमी जंग के हवाले से। जो एक ऐसा अमल इस वक्त हुआ है वो नाज़रीन यह है कि नेटो ने पहली बार इजाजत दे दी है यूक्रेन को F-16 तैयारे देने की, F-16 जेट्स देने की, और साथ उसने यह भी कह दिया कि यूक्रेन को हम अलाउ कर रहे हैं कि वो रशिया की टेरिटरी के अंदर जाकर हमला कर सके। इस वक्त रशिया की टेरिटरी के अंदर हमले नहीं हो रहे, यानी वो यूक्रेन के अंदर जंग लड़ी जा रही है। तो रशिया में तो यूक्रेन के जहाज रशिया में जाकर स्ट्राइक नहीं कर रहे, रशियन जहाज यूक्रेन में स्ट्राइक कर रहे हैं, और वो मतलब जहां पर लड़ाई लड़ी जा रही है। तो अब उनको वो हथियार देने जा रहा है नेटो यूक्रेन को कि वो रशिया के अंदर जाकर स्ट्राइक कर सकेंगे। F-16 तैयारे देने जा रहा है, और इस पर रूस ने बिल्कुल वाजे कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये F-16 तैयारे दिए जाते हैं, जो कि अप्रूव हो चुके हैं, और वो कह रहे हैं हम देने जा रहे हैं, रशिया ये कह रहा है कि अगर ये F-16 तैयारे दिए जाते हैं और रशिया के अंदर स्ट्राइक की जाती है, तो फिर हम इसको तीसरी आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं। वो जो फिर लड़ाई होगी वो फिर तीसरी आलमी जंग होगी। अच्छा, पहले मैं ये सारी तफसीलात रख दूं आपके सामने, फिर जो गजा वाला मामला है उसके साथ इसको लिंक करेंगे कि अब इस सारी सूरत हाल का गजा से क्या ताल्लुक है। आप जरा ये स्टेटमेंट देखिए, रशिया कह रहा है ट्राइंग टू स्नैच न्यू टेरिटरीज फ्रॉम रशिया एज कीव वांट्स विल लीड टू वर्ल्ड वॉर 3। अब कीव जो है यूक्रेन का दारुल हुकूम, तो वो कह रहे हैं कि मतलब ये वाला अमल करना कि जब ये फौजें आकर टकराएंगे तो उनका मकसद यही है ना कि जो यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा हो चुका है उनको वापस लेना। तो हमसे ये इलाके जब छीनने की कोशिश की जाएगी तो दिस विल लीड टू वर्ल्ड वॉर 3। ये रशिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है जिसने दुनिया में बुनचाल मचा दिया। सारी दुनिया के मीडिया की ये डिबेट बनी हुई है। फिर देखिए, कीव इज अ रशियन सिटी एंड रूल्ड बाय एनिमीज एंड कीव रिजीम मस्ट फॉल। कि ये जो कीव है, जो दारुल हुकूमत, ये हमारा रशिया का सिटी है, क्योंकि माजी में ये सारे रशिया का हिस्सा थे ना जब ग्रेट सोवियत यूनियन था। तो अब वो कह रहे हैं कि अब इस रजीम को हम गिराए बगैर दम नहीं लेंगे। तो जब रशिया उनको गिराने के लिए जा रहा है, यानी पूरा कब्जा करने के लिए जा रहा है, तो उधर मगरब कह रहा है कि हम इनसे पहले वाले भी छीनने वाले हैं, ये तो आगे आ रहे हैं ना। तो आगे जरा देखिए, द अनफ्रेंडली मेजर्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज विल रिसीव अ सिमिलर रिस्पॉन्स इन अ टाइमली मैनर। कि ये जो हथियार दे रहे हैं, ये जो तैयारे दे रहे हैं, फला जो चीजें कर रहे हैं, अनफ्रेंडली मेजर्स कर रहे हैं कि हमारा तो यूक्रेन से झगड़ा है, लेकिन ये यूरोपियंस जो हैं ये अनफ्रेंडली मेजर्स हमारे खिलाफ कर रहे हैं, इसका जवाब दिया जाएगा। प्यूटन का आप जरा स्टेटमेंट देखिए, इफ नेटो गिव्स F-16 will target Russia, Ukraine may no longer be the only target। बहुत बड़ी स्टेटमेंट प्यूटन की जानिब से आ चुकी है। प्यूटन ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर F-16 दिए जाते हैं और वो F-16 रशिया के अंदर आकर टारगेट करते हैं, तो फिर यूक्रेन में नो लॉन्गर बी ओनली टारगेट, कि सिर्फ फिर हमारे जो हमले हैं वो सिर्फ यूक्रेन में नहीं होंगे, हम फिर यूरोप में जाकर हमले करेंगे, बाकी मुल्कों में जाकर हम हमले करेंगे अगर ये इनको जहाज देकर हमारे मुल्क के अंदर हमला करवाएंगे। बिल्कुल साफ अल्फाज में उन्होंने बता दिया है। फिर जरा प्यूटन के एक और स्टेटमेंट देखिए न्यूक्लियर जंग के हवाले से, थोड़ी ये स्टेटमेंट लंबी है लेकिन आप जरा इसको देखिएगा। इफ यूक्रेन ज्वाइंस नेटो
यू वॉन्ट इवन हैव टाइम टू ब्लिंक यूर आई व्हेन यू एग्जीक्यूट आर्टिकल 5। अब ये प्यूटन जो है वो ये यूरोप के अवाम को मुखातिब करते हुए कह रहा है कि जब यूक्रेन बन जाएगा नेटो का मेंबर तो आप पलक पलक झपकते हुए आर्टिकल 5 एग्जीक्यूट कर दो। आर्टिकल 5 ये कि एक मेंबर पर हमला तमाम स्टेट पर हमला है, यानी इसके तहत पूरा मगरिब जो है वो हम पर चढ़ दौड़ेगा, पूरा नेटो। इफ यूक्रेन ज्वाइंस नेटो एंड अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग क्रीमिया back by military, it means the European countries will automatically be pulled into a war conflict with Russia। अब ये यूक्रेन के साथ एक क्रीमिया है, ये एक तरह का पेनिनसुला है और ये 2014 से रशिया के कंट्रोल में है। और प्यूटन ये कह रहा है कि अगर तुम बाय फोर्स ये हमसे लेने की कोशिश कर रहे हो तो फिर आप डायरेक्ट हमारे साथ जंग कर रहे हो। फिर उन्होंने कहा नेटो एंड रशिया पोटेंशियल्स आर इनकंपेरेबल, कि कोई मवाजना नहीं है, नेटो हमसे तगड़ा है। ये वो 30 मुल्क है नेटो में और हम एक मुल्क हैं, नो डाउट कि नेटो तगड़ा है। लेकिन आगे देखिए, we understand it but we also understand that Russia is one of the leading nuclear state। साफ अल्फाज में न्यूक्लियर धमकी प्यूटन की जानिब से दी गई है कि हम 30 मुल्कों से तो लड़ नहीं सकते, तो हम कैसे लड़ेंगे? हम चूंकि लीडिंग न्यूक्लियर स्टेट हैं तो फिर हम न्यूक्लियर जंग लड़ेंगे। अगली बात सुनिएगा, ये कोई शुगल नहीं हो रहा भाई, ये दुनिया में आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं जो कि लिखा जा चुका है। क्योंकि आप यूक्रेन की जंग नहीं रोक रहे, आप मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ा रहे हैं। तो उधर तो यूक्रेन में यानी कि सीजफायर होने के करीब था, लेकिन इधर से कुछ ऐसी ताकतें उठी जिन्होंने ज़ेलेंस्की को जाकर कहा कि सीजफायर नहीं करना, तो आप सीजफायर नहीं होने दे रहे और उधर से यूक्रेन हार रहा है, तो फिर आप डेफिनेटली उसको बचाने के लिए भी जा रहे हो। तो जब जंग नहीं जो है वो बंद हो रही तो फिर जंग आलमी जंग में तब्दील होगी, इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। फिर उन्होंने अगली बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि हम लीडिंग न्यूक्लियर स्टेट हैं एंड बाय सम मॉडर्न कंपोनेंट्स इट इवन आउट परफॉर्म्स मैनी, देयर विल बी नो विनर्स। आप अंदाजा लगाइए दुनिया इस वक्त किस नहज पर पहुंच चुकी है। प्यूटन साफ अल्फाज में कह रहा है कि हम नेटो से नहीं लड़ सकते, लेकिन हम लीडिंग न्यूक्लियर स्टेट हैं और उस न्यूक्लियर जंग में कोई विनर नहीं होने वाला है, सब हारेंगे उस जंग में, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। एंड यू विल बी पुल्ड इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट योर विल। अब चूंकि वो यूरोप के अवाम को मुखातिब करते हुए उसने स्टेटमेंट जारी किया है ना, तो वो कह रहा है कि ये आपकी विल के बगैर, यूरोपीय अवाम की विल के बगैर पूरा यूरोप जो है वो जंग में आ जाएगा, तीसरी आलमी जंग में आ जाएगा, जो कि न्यूक्लियर जंग होगी, रिवायती जंग नहीं होगी। क्योंकि हम रिवायती जंग लड़ ही नहीं सकते, नेटो के साथ हम रिवायती जंग लड़ ही नहीं सकते, तो हम न्यूक्लियर जंग लड़ेंगे जिसमें कोई विनर नहीं होगा। ये प्यूटन के, आप अंदाजा लगाइए किस लेवल पर सूरत हाल पहुंच चुकी है। फिर उनका एक और स्टेटमेंट देखिए, द रिस्क ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर occurring by mistake is possible and the delivery of F-16 aircraft to Ukraine may be the one of the reasons। न्यूक्लियर जंग वाज़ेह तौर पर रशिया बता रहा है कि होने जा रही है, उसकी रीजन, वन ऑफ द रीजन इज F-16, जो कि अब दे रहा है। नेटो ने फैसला कर लिया है, ऐलान कर दिया है, स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रख दिया, पूरी दुनिया में रौला पड़ा हुआ है, मतलब इतनी ज्यादा वहां पर हालात खराबी की तरफ जा चुके हैं। अच्छा, अब अगली बात सुनिए, एक तो ये चीज हो गई, अगली बात जरा ये सुनिए कि बाल्टिक स्टेट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर विद रशिया। अब ये बाल्टिक स्टेट जो हैं, ये लुथियाना है, लतविया है, इस्टोनिया है, ये रशिया के बॉर्डर के बिल्कुल, यानी इधर बाल्टिक सी है ना, जिधर ये स्वीडन वगैरह, ये बाल्टिक सी है, उसके साथ बाल्टिक स्टेट्स हैं ये 3। तो असल में ये नेटो कर क्या रहा है कि रशिया के तमाम इतराफ में वो मतलब रशिया को घेर रहा है, तमाम इतराफ से उसकी कोशिश है कि फौजें रशिया के अंदर दाखिल होंगी। यानी ऊपर स्वीडन, फिनलैंड नेटो का मेंबर, नीचे ये बाल्टिक स्टेट्स तीनों आ गए, फिर नीचे पोलैंड आ गया, पोलैंड के आगे फिर यूक्रेन आ गया, मतलब तमाम इतराफ से उन्होंने रशिया को वो घेर रहे हैं कि तमाम इतराफ से फौजें जो हैं वो रशिया के अंदर दाखिल होंगी। तो इसीलिए रशिया ये कह रहा है कि अब जब इतने सारे ममालिक, मतलब तमाम इतराफ से रशिया के अंदर फौजें दाखिल हो जाएंगी, तो रशिया उनके साथ कैसे लड़ेगा? रशिया उनके साथ नहीं लड़ सकता, तो रशिया क्या करेगा? द ओनली ऑप्शन इज न्यूक्लियर वॉर। तो वो कह रहे हैं कि इसमें कोई विनर नहीं होगा और ये फिर आखिरी हमारे पास चांस है हमें अपना दिफा करने के लिए, इसके अलावा हमारे पास कोई जो है ना ऑप्शन बचा नहीं है। फिर नाज़रीन एक और इंकशाफ ये हुआ है कि CIA के उनकी जो ठिकाने हैं वो अभी डॉक्यूमेंट सामने आए हैं कि 12 उनके स्पाई बेसेस हैं इन यूक्रेन ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड।
पिछले 10-15 सालों से उन्होंने खुफिया बेसिस और अपने ठिकाने बना रखे हैं यूक्रेन में, रशिया के बॉर्डर वगैरह पर, जहां पर वो क्या करते हैं, टू मॉनिटर रशियन सैटेलाइट्स एंड कैरी आउट इफेक्टिव मिसाइल वॉरफेयर, के उन्होंने ट्रेनिंग भी दी यूक्रेनियंस को, वहां पर रशिया के खिलाफ इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी करते रहे। यानी इस जंग की तैयारी जो है वो बहुत पुरानी वो कर रहे थे। और इसमें अब अभी ताजा की सूरत, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर हथियार मुंतकिल किए जा रहे हैं यूरोप में, और यूरोप अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने जा रहा है। अच्छा, अब ये आपने पूरी सूरत हाल समझ ली, जिसमें आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी कि वहां पर सूरत हाल लिटरली आलमी जंग की तरफ जा रही है। आलमी जंग को बटन तो नहीं होती, लेकिन इसमें यह सारा एक प्रोसीजर है कि जब हम आलमी जंग की तरफ बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब वापस जरा मिडिल ईस्ट पर आ जाइए, जिस पर हम ये आपको खबर दे चुके हैं कि गजा की जंग जो है वो बाइडन ने यह वाज़ेह तौर पर कहा, पूरी दुनिया में इस वक्त टॉप डिबेट बनी हुई है। बाइडन ने पहली बार टाइम एंड डेट दी है कि सोमवार वाले दिन जंगबंदी होने जा रही है। अच्छा, तो यह हमने आपको रिपोर्ट कर दिया कि 96 घंटों के अंदर अंदर जंगबंदी हो रही है। अच्छा, तो अब जरा फिर आलमी जंग कहां पर है और मिडिल ईस्ट में एक बड़ी बैटल किस तरह से लड़ी जानी। देखें, पहली बात यह समझे, जंगबंदी का कहा गया है, जंगबंदी हुई नहीं है। इसके बाद हम आपको यह भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि इस वक्त इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि वो कोई बड़ा एडवेंचर करे, वो लेबनान के साथ जंग छेड़ दे, कोई बड़ी यहां पर लड़ाई छिड़ जाए ताकि उसको जंगबंदी ना करनी पड़े, क्योंकि ये इसराइल की अल्टीमेट हार है, बहुत इबरतनाक हार है। अगर यहां पर जंगबंदी हो जाती है, एक आज़ादी फ़लस्तीन भी हो जाएगी, बहुत सारे इलाके उनके हाथ से निकल जाएंगे, वो तो सदियों का प्रोजेक्ट जो है वो ज़मीबोस उनका हो जाएगा। तो उनका तो फिर रहने का भी कोई मकसद नहीं है। ये रियासत जिसके लिए उन्होंने बनाई थी वो मकसद तो फिर पूरा नहीं हो रहा है। हैकल सुलेमानी को बनाना वो तो फिर पूरा नहीं हो सकेगा, तो फिर रियासत बनी उसी लिए थी। तो वो तो ग्रेटर इसराइल कहाँ गया जिसके तहत ये इसराइल बसाया गया था। तो वो आखिरी हद तक जाएंगे ये जंगबंदी रोकने के लिए। अच्छा, बिल सिनेरियो जो कि बन रहा है, काफ़ी रियल चीज़ें नज़र आ रही है। अगर जंगबंदी हो भी जाती है, देन देखिए, अगर जंगबंदी गजा में हो भी जाती है तो एक तो ये भी अभी एतबार आना ज़रूरी है कि इसराइल दोबारा से वहाँ पर कोई मिस एडवेंचर ना कर दे। दूसरी बात, गजा की जंग तो रुक जाएगी, क्या यमन की जंग रुक रही है? क्या ईरान की जंग रुक रही है? ओ भाई, यूरोप जो है उसके सारी फोर्सेस जो आकर यमन के दरवाजे पर बैठी हुई हैं, क्या वो इसलिए बैठी हैं कि अच्छा गजा में जंग बंद हो जाएगी तो यमनी अपने हमले बंद कर देंगे तो यूरोप आराम से वापस चला जाएगा? क्या ये इसलिए है? ये इसलिए नहीं है भाई। यमन की जंग हर सूरत में होगी, एंड यमन के बाद ईरान के साथ। उसकी वजह यह है कि यमन और ईरान दो ऐसी पावर्स बन चुके हैं कि जो मुस्तकिल थ्रेट हैं। यानी यमन वहां पर बैठा हुआ है कि कभी भी गिची मरोड़ सकता है यूरोप की। और जब वो आलमी जंग की तैयारी कर रहे हैं तो रशिया का एक इत्तेहादी यहां पर बैठा हुआ है इतनी जबरदस्त लोकेशन के ऊपर, जो कि पूरी तरह से उनकी ट्रेड को मुतासर कर देगा, जो कि पूरी तरह से ऑयल एंड एनर्जी का जो इकलौता सोर्स है उसको बंद कर देगा आलमी जंग में। तो आलमी जंग लड़ सकते हैं वो। फिर जहां पर ईरान बैठा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, यहां से वो ऑयल बंद करेगा तो कैसे यूरोप लड़ेगा आलमी जंग? तो इन दोनों को, जो कि अब एक मेजर पावर बन चुकी है, मतलब इस वक्त जो ईरान है वो न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है, वो स्पेस लॉन्चिंग कर रहा है। ईरान कह रहा है हमें अंटार्कटिका में हिस्सा दो। तो वो जो एक मेजर पावर बन चुके हैं, उनको हराए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, या तो फिर यह है कि आप उनसे जंग नहीं करेंगे, तो जब ये जंगबंदी हो जाएगी, आप ठीक है यमन के साथ जंग नहीं करते, ईरान के साथ नहीं करते, फिर क्या होगा? मिडिल ईस्ट से फिर भी आपको निकलना पड़ना है। तो फिर तो मामला और आपके लिए खराब है। फिर तो उनको जंगबंदी के बगैर इक्तदार मिडिल ईस्ट का हवाले करना पड़ेगा ईरान का। वो तो मतलब मिडिल ईस्ट का जो इक्तदार है जिससे आप दुनिया को कंट्रोल करते हैं, वो तो जंग के बगैर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो मतलब मसला तो इक्तदार का है। ये जो आलमी जंग होगी उसके बाद भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ही लाना है ना। तो वो अगर बगैर जंग के आ जाए वर्ल्ड ऑर्डर तो ठीक है, हमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो ऐसा तो होगा थोड़ी, मतलब वो इनके हवाले इक्तदार करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। तो अगर गजा में जंगबंदी हो भी जाती है, जिसका अभी तक मामला दरमियान में ही है कि इसराइल कभी भी कोई हैंकी फैंकी कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यमन और ईरान की जंग है वो हर सूरत में होकर रहेगी। उससे कोई छुटकारा नहीं, उससे कोई राह फरार नहीं है। अच्छा, अब जरा अगली बात सुनिए, जो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये जो इसराइल के पिछले अगर 7-8 साल उसके एक दहाई निकाल कर देखे तो उसमें बहुत सारी मशकूक चीज़ें हैं। मतलब वो बहुत ही, उसके डॉक्यूमेंट्स अभी सामने आए हैं और वो बहुत हैरान कौन है, उसकी समझ नहीं आ रही कि अच्छा ये किस लिए है। लेकिन पता ये चला है कि पिछले 10 सालों में
अनबिलीवेबल लेवल पर इसराइल ने असलहा स्टोर किया है। तो अब जब ये जंग लॉन्ग होती चली गई है तो उसमें ये जो डॉक्यूमेंट सामने आया तो उसने कुछ चीज़ों को लिंक किया है, उसने डॉट को कनेक्ट करके कुछ चीज़ें हमारे सामने लेकर आई है कि अच्छा ये पिछली एक दहाई से इसराइल इतना ज़्यादा असलहा क्यों स्टोर कर रहा था, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जर्मनी से, फ्रांस से, यूके से, मतलब ये इतना असलहा क्यों स्टोर। मिसाल के तौर पे 68% वेपन का जो स्टॉक पाइल है यानी जखीरा वो आया है यूएसए से। ऑस्ट्रेलिया से 322 डिफेंस एक्सपोर्ट आई हैं, यानी 322 डिफरेंट, मतलब कोई राइफल है, कोई त्यारा है या कोई भी 322 उसमें बनती हैं। ये 322 क्वांटिटी नहीं है, ये डिफरेंट टाइप की आप आइटम कह लें या जो भी इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये बम आ गए या राइफल्स आ गई या स्नाइपर राइफल आ गई या कोई भी हथियार, 322 इकसाम के हथियार, ये इन 322 इकसाम के हथियार इनको मिले। कनाडा से $84 मिलियन की मिलिट्री गुड्स इसराइल में आई हैं सिंस 2015। अब ये जो सारा डाटा है, अगर आप ये पहले चार्ट भी देख लें तो उसमें जो अमेरिका की मिलिट्री एड है वो भी 2015 के बाद अचानक राइज करती है। 2014 में इनकी जंग हुई थी गजा से जो कि हारे थे। 2015 के बाद वहां से अचानक मिलिट्री एड जो है वो राइज कर जाती है माजी की निस्बत, और 2015 के बाद ही से ये सारा असलिया इधर स्टोर होना शुरू हो जाता है। 2014 में ये गजा की जंग हारे हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि ये गजा पर कब्जे के लिए, ग्रेटर इसराइल के बनाने के लिए ये नई तरतीब पर आए हैं। सेम इसी तरह जर्मनी से भी बहुत ज्यादा असलिया आया है। यूके के स्टैट सामने आया कि 474 मिलियन पाउंड्स का असलिया सिंस 2015 से, फिर इंक्लूडिंग कंपोनेंट ऑफ F-35 जेट्स जिनके जरिए गजा में बमबारी की गई है। इनमें वो वाले जहाज भी शामिल हैं जिनके कंपोनेंट यूके से आए हैं। अच्छा, तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि पिछले 10 सालों से इसराइल इतना ज्यादा असलहा स्टोर कर रहा था और उनको ये सारे असलहा दे रहे थे, बिला वजह ही दिए जा रहे थे और किसी का ध्यान इस पर नहीं पड़ा और इन पर कोई सैंक्शन नहीं लगी। यानी इधर कोई भी मुल्क अगर असलहा खरीदना शुरू करता है तो फौरन उस पर सैंक्शन लग जाती है, फौरन मतलब दुनिया में रौला पड़ जाता है कि अच्छा ये क्यों हथियार खरीद रहा है, ये क्यों खरीद रहा है, इस पर पाबंदियां लगाओ। तो इसराइल जो 10 सालों से असलहा स्टोर किए जा रहा है, ना उसके हवाले से कोई चीज सामने आई, ना उस पर कोई पाबंदियां लगी, ना उस पर कोई ओपनली कोई बात हुई। तो ये तो अब अचानक से डॉक्यूमेंट सामने आए जिन्होंने ये कलाई खोली है कि अच्छा इसके पीछे इतनी बड़ी तैयारी है। तो ये कोई मामला सादा नहीं है। तो ये जिस तरह से जंग अनएक्सपेक्टेडली इन्होंने बढ़ाई है, यानी जब ये जंग शुरू हुई थी तो सबका ये ख्याल था कि ये जंग लंबी नहीं चल सकती, मतलब ये इसके आगे इतनी रुकावटें हैं, ये तो तबाही है, ये कैसे जंग जारी रखेंगे। लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट्स ने बताया है कि अच्छा वो तो इतनी बड़ी तैयारी कर रहे थे, तो वो अब इतनी बड़ी तैयारी करके वो भला जंग रोकने जा रहे हैं। आप मुझे खुद बताइए वो कैसे इसको रोकेंगे, मतलब वो आखिरी हद तक हैंकी फैंकी करेंगे। और फिर मैं आपको बता रहा हूं जंग रुक भी जाती है तो क्या मुसाद खत्म हो जाएगा, क्या सियोनी लॉबी खत्म हो जाएगी, यमन और ईरान की जंग नहीं होने जा रही, वो तो हर सूरत में होनी है। और उसके अलावा अगर आप बाकी वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट देखें तो ये तुर्की और ग्रीक का आपस में फड्डा बनने जा रहा है, जंग होने जा रही है। टेरिबल वार्निंग इज कमिंग, ग्रीक जनरल प्रेडिक्ट वॉर विद टर्की, वी आर रेडी। और फिर वो कह रहे हैं वाई एर्दोगान माइट चूज वॉर विद ग्रीक। फिर आज़रबाईजान और आर्मीनिया का इशू है, ये तुर्की के साथ दोनों मुल्क हैं, मतलब आज़रबाईजान इस्लामिक कंट्री है। आज़रबाईजान प्लानिंग फुल स्केल वॉर विद आर्मेनिया, मतलब उधर ताइवान का इशू, उधर यूरोप में यूक्रेन जंग, मिडल ईस्ट में ये जंगें, उधर जनाब फिर तुर्की के साथ वो सारे मालिक, अफ्रीका में अलग जंगें चल रही हैं। तो आप इस पूरी दुनिया को आप उठाकर देख लें तो ये जो सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो ये क्या हमें वर्ल्ड वॉर 3 के, मतलब वर्ल्ड वॉर क्या है कि सारी दुनिया उसमें एंगेज हो। तो ये क्या आपको यहां पर अब सारी दुनिया एंगेज होती हुई नजर नहीं आ रही? बिल्कुल साफ अल्फाज में आप देख सकते हैं कि यहां पर सारी दुनिया में एंगेज होती हुई नजर आ रही है। साउथ अमेरिका में बहुत सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जो किसी भी वक्त वॉर में तब्दील हो सकते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त की सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी है और ग्लोबली हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि इसका गजा की जंग पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। देखें, अब रशिया को इतना ज्यादा खतरा होना नेटो से, उसका फायदा गजा को हुआ है कि रशिया को लगता है कि भाई अगर यहां मिडिल ईस्ट में भी हम हार गए तो वहां पर तो उनका नेटो का गलबा बढ़ जाएगा। और इसी चीज का फायदा इसराइल भी उठा रहा है
कि इसराइल कहता है अगर हम जंग जीते तो नेटो को फायदा होगा, और रूस भी इसलिए जोर लगा रहा है कि भाई अगर ये हम जंग जीते तो उसका फायदा हमें अल्टीमेटली वहां पर होगा। तो ये सारी चीजें बेसिकली आज एक दूसरे के साथ लिंक कर गई हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी जंग है वो गजा की जंग बन चुकी है, जो कि जियो पॉलिटिक्स जो है वो तय कर रही है। इससे पहले ये था कि यूक्रेन की जो जंग है वो नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आएगी, लेकिन अब ये तय है कि ये गजा की जंग है जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में लेकर आने वाली है। तो ये मैंने हकायक जरा ग्लोबली आज, क्योंकि हम बाकी तो बता ही रहे हैं, लेकिन ग्लोबली मैंने आपको जरा समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बड़ी रिसर्च के साथ हमने ये वीडियो बनाई थी। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।